हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग तीसरा लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वो कोई और शख्स नहीं बल्कि उसकी बीवी है जिससे कल उसकी शादी हुई है। कृति अक्षराज ठाकुर थी जो डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी। अक्षराज को सीढ़ियों से आता देख उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। पता नहीं क्यों, लेकिन आज रात की बात याद करके वो आज सुबह से न जाने कितनी बार टमाटर बन चुकी थी। अक्षराज की नज़र वैसे जैसे ही धृति की ब्राउन आई से मिली, उसकी खाली आंखों में एक चमक सी आ गई। वो देख सकता था कि कृति की चेरी रेड लिप्स और एक छोटी सी स्माइल थी उसके चेहरे पर। वो अभी कृति को स्माइल बैक कर पाता उससे पहले ही दादी की आवाज़ आती है, आ गए तुम, आओ अक्ष। दीदी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम सबको परोसो। अक्षराज बिना कुछ बोले कुर्सी पर बैठ गया। वही दीदी एक एक करके सबको खाना परोसने लगी। सबकी नज़र अपनी अपनी प्लेट पर थी, जहाँ छोटे छोले, पूरी, कचौरी, पोहा और मीठे में जलेबी और रबड़ी रखी हुई थी। सब धीरे धीरे करके खाना खाने लगे। खाने के बाद जैसे ही मालती जी ने जलेबी और रबड़ी को देखा तो कृति की तरफ मुंह करके अभी कुछ बोलने ही वाली थी, उससे पहले ही उनके हाथों पर किसी के हाथ महसूस हुए। ये किसी और के नहीं बल्कि अक्षराज का था, जो उसने टेबल के नीचे से ही पकड़ लिया था। मालती जी ने उसकी तरफ देखा और इशारों ही इशारों में कुछ कहा, लेकिन अक्ष की नज़र देख वो चुप हो गई और खाना खाने लगी। वहीं अक्षराज ने बिना किसी इमोशन के जलेबी और रबड़ी की पहली बाइट ली। कृति सबको बहुत अच्छी और आशा से देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो ये उसका कोई एग्ज़ाम हो और उसका आज रिजल्ट मिलने वाला हो। इन सब में उसकी नज़र अक्ष पर बनी हुई थी। उसके मन में बहुत से ख्याल चल रहे थे। क्या मेरे हाथों का खाना उन्हें पसंद आएगा? कृति ने मन ही मन में खुद से कहा। थोड़ी देर बाद बलराज ठाकुर अपनी जेब से एक शगुन का लिफाफा निकाल कृति को देते हुए कहते हैं, बहुत अच्छा बनाया है बेटा, ऐसे ही घर में खाना बना और सबको खिलाओ। इतना कहकर वो उठकर वहाँ से चले गए। उनके जाते ही मालती जी ने कृति को आशीर्वाद दिया और सोने के कंगन देते हुए कहा, दिल जीत लिया बहू, तुमने क्या खाना बनाया है। कृति लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन दादी को वो मना भी नहीं कर पाई। कंगन लेते हुए उसने एक छोटी स्माइल बस की। सीमा जी ने भी उन्हें एक सोने का नथ देते हुए कहा, ये लो, ये माँ जी ने मुझे मेरी पहली रस्सी पर दिया था, अब ये तुम्हारा। कृति ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सीमा जी ने जिद करते हुए उसे दे दिया। तू भी कुछ दे देता, इतना अच्छा खाना खिलाया बहू ने। मालती जी ने अक्ष की तरफ देखते हुए कहा। अक्ष जो अभी भी प्लेट में देख रहा था और सोच रहा था, उसने तो कुछ लाया ही नहीं। उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि इसमें कुछ देना भी होता है। वो अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और कृति के पास जाने लगा। अक्ष को खुद की तरफ आता देख कृति एक पल के लिए घबरा गई। उसे डर लग रहा था कि कहीं अक्ष उसके ऊपर गुस्सा ना कर दे। क्या पता उसे खाना पसंद नहीं आया हो। ये सारे ख्याल कृति अपने मन में ही कर रही थी। जैसे ही अक्ष ने अपनी जेब से 500 की नोट की 40 नोट निकाले और कृति की तरफ घुमाने लगा। 5 बार घुमाने के बाद अक्ष ने पीछे खड़े एक नौकर बुलाकर वो पैसे देते हुए कहा, ये लो, जाकर गरीबों में बांट दो। वो नौकर सर हाँ में हिलाकर वहाँ से चला गया। वहीं अक्ष के इस गेस्चर को देख, जहाँ कृति अभी भी अपनी आंखें बड़ी करके उसे देख रही थी, वहीं सीमा जी और मालती जी के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। कृति के नर्वसनेस और शॉक्ड चेहरे को देख अक्ष ने धीरे से कहा, हमको पता नहीं था कि कोई गिफ्ट लाना है, वरना हम ले आते। कृति हॉल में बैठी हुई थी। उसका मासूम चेहरा घूंघट में छुपा हुआ था। उसके आसपास कुछ औरतें बातें कर रही थी। कृति उन औरतों की बात सुन थोड़ा नर्वस हो रही थी, क्योंकि वो सब ठाकुर खानदान की ताकत के बारे में बात कर रही थी। लेकिन वो सब बात ही क्यों कर रही थी? अभी तक किसी ने उसका घूंघट क्यों नहीं उठाया? ये सब यहाँ मुंह दिखाई करने आई है या बात करने? कृति ने अपने मन में कहा। वो अब यहाँ बैठे बैठे थक चुकी थी।
थी, ऊपर से इतनी भारी साड़ी और ज्वेलरी से वो अब उब चुकी थी और जो बची कुची कसर थी वो इस गर्मी ने पूरी कर दी थी। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि वहाँ से एक औरत की आवाज़ आई, बड़े ठाकुर तो बहुत रफ होंगे ना कल रात तुम्हारे साथ। आखिर ठाकुर खानदान का खून तो अपना रंग दिखाएगा ही। देखो ना बेचारी कितनी थकी थकी सी लग रही है। ये सुन उसके दोनों गाल टमाटर जैसे लाल हो गए। उफ, वो इस बारे में तो सोच भी नहीं सकती थी। और ये लोग तो ऐसे बोल रहे हैं। कृति और सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी सबकी आवाज़ बंद हो गई। उसे एक जानी पहचानी आवाज़ आई, आप लोगों का स्वागत है ठाकुर हवेली में। आज हमारी बड़ी बहू कृति अक्षरा ठाकुर की मुंह दिखाई है। बहुत खुशी हुई आप लोग आए। चलिए मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। सीमा जी हॉल में आती हुई बोली। उनको देख सबके चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई और सब एक एक करके कृति का घूंघट उठाकर देखने लगे और साथ ही उसे नेक देने लगे। सबके नेक लेने के बाद सबने मिलकर कृति की खूब तारीफ की। आखिर वो थी ही इतनी सुंदर। एक पल के लिए मानो सब उसमें खो से गए। थोड़ी देर बाद सब एक एक करके चले गए और सीमा जी ने कृति को भी कमरे में भेज दिया। वो अब तक काफ़ी थक चुकी थी। सुबह का सारा नाश्ता, उसके बाद इतनी भारी साड़ी पहनकर लगभग 3 घंटे बैठना, उसने कभी भी इतना किया तो नहीं था अपनी लाइफ में। कमरे में जाते ही उसने शावर ऑन किया और एक सिंपल सी साड़ी पहनकर बिस्तर पर आकर लेट गई। आह! कृति ने एक गहरी सांस लेते हुए सीलिंग को देखा। अब जाकर उसमें सांस में सांस आई, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसकी आंखों के सामने सुबह के नाश्ते में जो अक्ष ने किया वो बस किसी रील की तरह चलने लगा और वो सब एक बार फिर से उसे याद आने लगा और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, जिसका पता शायद उसको भी न था। ये चीज़ आज तक उसने अपने कभी माँ बाप ने नहीं की थी, जो आज अक्ष ने उसके लिए किया था। एक दिन भी नहीं हुआ था उसे अक्ष से मिले हुए और वो उसके साथ अब सेफ फील करने लगी थी। रात के खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे। कृति जो अभी वहाँ से जाने के लिए मुड़ी ही थी कि सीमा जी ने उसे अपनी तरफ बुलाया और कहा, कृति कल तुम्हें पग फेरे के लिए अपने मायके जाना है। तुम इस बारे में अक्ष को बता देना और साथ में उसको ये भी कहना कि वो तुम्हें मायके छोड़ना है, साथ ही शाम को वापस लेते भी आना है। सीमा जी की बात सुन कृति ने बस अपने सर को हाँ में हिलाया और ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। उसने हाँ तो कह दिया था, लेकिन वो ये करेगी कैसे? उसने तो अभी तक एक भी बात अक्ष से की ही नहीं थी। यही सब सोचते हुए वो कमरे में आ चुकी थी। उसकी नज़र सोफे पर सो रहे अक्ष पर गई, जो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उस छोटे से सोफे में फिट होने की। जैसे ही अक्ष की नज़र कृति के ऊपर गई, वो शांत हो गया। कृति भी चुपचाप वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और उसने एक सिंपल सी साड़ी पहन ली। उसे तो मन कर रहा था कि साड़ी पहनने का, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो साड़ी में कितनी अनकंफर्टेबल थी ये साफ पता चल रहा था। अक्ष जिसकी नज़र कृति के ऊपर थी, वो ये आराम से देख सकता था कि कृति को प्रॉब्लम हो रही है उस साड़ी में। जैसे ही कृति ने अपनी नज़र अक्ष की तरफ घुमाई, अक्ष ने जल्दी से अपना चेहरा सीलिंग की तरफ मोड़ लिया। कृति जो अभी अपनी साड़ी को ठीक कर रही थी, उसने अक्ष की तरफ देखा जो अभी भी चुपचाप लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली थी। कृति भी चुपचाप जाकर बेड पर लेट चुकी थी। वो उससे बात करनी थी। अक्ष से कल के बारे में वो अभी कुछ कहती कि उसे अक्ष की धीमी मगर शांत आवाज़ सुनाई दी, कृति। उसकी आवाज़ सुन कृति ने जल्दी से जवाब दिया, जी हाँ। कृति का जवाब सुन अक्ष सोफे से उठ गया और साइड में एक पॉली बैग जो बेड और सोफे के बीच रखे टेबल पर रखा था, वो हमको पता नहीं था कि कोई गिफ्ट लाना है, इसलिए ये तुम्हारे लिए। ये कहकर अक्ष चुपचाप वापस से पीछे होकर बैठ गया। वहीं कृति ने जैसे ही सुना वो उठकर बैठ गई और उस पॉली बैग को लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, आपने पहले ही गरीबों में पैसे बांट दिए थे, लेकिन हमने तुमको तो कुछ दिया नहीं था ना कृति। अक्ष ने कृति के बातों का जवाब देते हुए कहा, वो पहले से ही अपनी लाइफ में
पहली बार इतना नर्वस था कि क्या पता कृति को उसका गिफ्ट पसंद आएगा या नहीं। ऊपर से कृति उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछ रही थी। उसने आगे कहा, अगर तुमको पसंद नहीं आएगा तो हम दूसरा कुछ ले आएंगे तुम्हारे लिए जो तुमको पसंद हो। अक्ष की यह बात सुन कृति की नज़र अपने आप उसके ऊपर थम सी गई। आज तक उसकी इतनी परवाह उसके अपने माँ बाप ने नहीं की जितनी अक्ष कर रहा था। उसकी आंखें अपने आप ही नम हो गई। उसके अपने होठों को काटते हुए अपने आंसू को करने की कोशिश की और धीरे से बैग के अंदर से एक छोटा सा गोल्डन बॉक्स निकाला। उसने वो बॉक्स को खोला और अंदर से एक ब्यूटीफुल एंकलेट अपनी हथेली में ले लिया। वो एंकलेट इतना सुंदर था कि कृति ने आज से पहले कभी भी इतना सुंदर एंकलेट देखा ही नहीं था। उसकी आंखों में चमक साफ पता चल रही थी। इस बीच अक्ष की नज़रें कृति के ऊपर ही बनी थी। उसका सुंदर चेहरा खिड़की से आती चांद की रोशनी में चमक रहा था, जिसे देख अक्ष के चेहरे पर अपने आप ही एक छोटी सी स्माइल आ गई। तभी उसे कृति की सॉफ्ट वॉइस आई, थैंक यू, ये बहुत अच्छा है ठाकुर साहब। अभी वो अक्ष को ठाकुर साहब कह ही रही थी कि बीच में ही अक्ष ने उसे रोकते हुए कहा, अक्ष जी। कृति ने उसकी बात सुन अपनी नज़रें उठाते हुए कहा, अक्ष बुलाओ हमको, हमारा मतलब है तुम हमको अक्ष बुला सकती हो। ठाकुर साहब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अक्षराज ने कृति की तरफ देखते हुए कहा। दोनों की आंखें एक दूसरे से डूबी हुई थी। कृति को जैसे ही इस सिचुएशन का एहसास हुआ उसने अपनी नज़रें झुकाई और कहा, लेकिन हम ये कैसे। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आखिर आज सुबह से अक्स उसे शौक पर शौक जो दिए जा रहा था। पहले उसकी नज़र उतारना, फिर ये पायल और फिर अब अपना नाम। ये हो क्या रहा है उसके साथ। वो कैसे उसका नाम ले सकती थी। उसकी माँ ने उसे साफ साफ कहा था कि ठाकुर साहब को उनका नाम लेकर नहीं बुलाना है, और उसने भी किसी के मुंह से अक्षराज का नाम सुना ही नहीं था सिवाय मालती जी और सीमा जी और बलराज ठाकुर के। ऊपर से अक्षराज उसे उसका पूरा नाम नहीं बल्कि उसका आधा नाम ही लेने कह रहा था, अक्ष, जो कि बस उसे मालती जी बुलाती थी। अभी वो अपने इसी सवालों में उलझी थी कि उसे फिर से अक्षराज की आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी, क्योंकि तुम हमारी बीवी हो और ये हक हम तुम्हें दे रहे हैं। इस बार अक्षराज की आवाज़ में एक कमांड था जो कि कृति साफ साफ महसूस कर सकती थी। उसकी आंखें दो पल के लिए अक्षराज के ऊपर टिक सी गई। उसने आगे कुछ नहीं कहा। वो उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। भले ही अक्षराज ने अभी तक उससे गुस्सा क्या उसके साथ ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी, लेकिन फिर भी वो कोई भी जोखिम नहीं उठा सकती थी। उसने चुपचाप अपना सर हाँ में हिलाया और एंकलेट को वापस से बॉक्स में डाल के रख दिया। कृति ने अक्षराज की तरफ देखा जो दोबारा से उस सोफे पर एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था। ये देख उसने अपने लोअर लिप को बाइट किया, धीरे से कहा, गुड नाइट। ये सुन अक्ष शांत हो गया और बस में जवाब दिया। इसके बाद दोनों ही चुपचाप आकर अपनी अपनी जगह पर लेटे रहे। कृति अक्षराज की प्रॉब्लम समझ रही थी, लेकिन वो अभी इतनी भी कंफर्टेबल नहीं हुई थी कि वो एक बेड पर अक्ष के साथ वो बेड शेयर कर सके। और ना ही अक्ष ने इस चीज़ में उसे फोर्स किया, बट क्या वो उसे ऐसे ही रहने देगी। नहीं, शायद जल्दी ही वो उसकी इस प्रॉब्लम का हल निकाल लेगी। ये सोचते ही कृति ने एक छोटी सी स्माइल के साथ अपनी बड़ी बड़ी पलकें बंद कर ली। ब्रेकफास्ट के बाद कृति ने सबसे पहले अपने कपड़े अलमारी में रखे और खाली सूटकेस को वॉक इन क्लोसेट में रखा। आज भी अक्ष सुबह सुबह जा चुका था। न तो वो नाश्ते में मिला था और ना ही वो ठाकुर हवेली में था। कृति ने खुद से कहा, कल रात तो पगफेरे के बारे में उनसे कुछ पूछ ही नहीं पाई थी और अभी वो हवेली में है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गए। एक तो मेरे पास उनका नंबर भी नहीं है। कृति टेंशन में इधर से उधर कमरे में घूम रही थी कि तभी कमरे का गेट खुला और कृति की नज़र उस तरफ गई तो कृति ने कहा, आप। कृति अपनी जगह पर रुक सी गई। जैसे ही उसकी नज़र दूर खड़े अक्षराज पर गई, अक्षराज ने बस अपने सर को हिलाया और अंदर आ गया। वो बिना कुछ बोले डायरेक्ट वॉशरूम की तरफ चला गया। कृति ने उस तरफ देखा और बिस्तर पर जाकर बैठ गई।
वो अक्षराज के बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी। उसे अभी बात करनी थी पग फेरे के बारे में। ऐसा नहीं था कि उसका दिल बहुत कर रहा था जाने का वापस, बट वो अपने मम्मी पापा के जैसे हार्टलेस नहीं हो सकती थी। वो भले ही उसे अपनी बेटी माने या न माने, लेकिन वो उन दोनों को अपना सब कुछ मानती थी। कुछ पल बाद अक्षराज वॉशरूम से बाहर आया और क्लोसेट की तरफ बढ़ गया। इस बीच दोनों की आंखें एक पल के लिए एक दूसरे के ऊपर रुकी, जो काफ़ी थी दोनों की दिल की धड़कनों को बढ़ाने के लिए। वहीं कृति की नज़रें एक दूसरे पर थी और दोनों के गाल लाल हो चुके थे, क्योंकि अक्षराज अभी अपने स्वेट पैंट में था और उसकी मस्कुलर चेस्ट और बाइसेप साफ दिखाई दे रहे थे, जिन्हें पर अभी भी पानी की हल्की सी बूंदें लगी थी। कृति ने खुद को संभालते हुए कहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो अभी अपने ख्यालों में ही थी कि अक्षराज एक बार फिर से कमरे में आ चुका था और इस बार उसने एक सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी और ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। वो सीधे जाकर अपने काउच पर बैठ गया और अपना सर उसके हेडरेस्ट पर टिका लिया। उसकी आंखें बंद थीं, मानो वो किसी गहरी सोच में था। कृति ने जब ये महसूस किया, उसने अपनी आईब्रोज आपस में सिकुड़ गई और उसने खुद से कहा, क्या ये परेशान है? क्या मुझे पूछना चाहिए? नहीं कृति, क्या अगर वो गुस्सा हो गए तो? लेकिन उन्होंने अभी तक तो हम पर कोई गुस्सा ही नहीं किया। खुद से लंबी डिबेट करने के बाद कृति ने अपनी सॉफ्ट वॉइस में अक्षरा से कहा, अक्ष अक्ष जो किसी सोच में गुम था, वो कृति की आवाज़ सुनते ही झट से उसकी आंखें खुल गई और अगले ही पल दोबारा से वो उन ब्राउन आइज से उसकी नज़रें टकराई। उसकी दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। आखिर पहली बार कृति ने उसका नाम जो लिया था, ये मेरा नाम आज इतना अलग सा क्यों लग रहा है? अक्षरा ने खुद से ही ये कहा। अपने इन ख्यालों को साइड करते हुए उसने हूँ में जवाब दिया। क्यों, क्या आप परेशान हैं क्या? धृति ने धीरे से कहा। अक्षराज ने कृति की आंखों में देखा, जिसमें उसके लिए चिंता साफ नजर आ रही थी। क्या ये अक्षराज ठाकुर के लिए परेशान है? उस अक्षराज ठाकुर के लिए जिसके लिए आज तक उसका अपना परिवार भी कभी परेशान नहीं हुआ। अक्षराज ने दोबारा से अपने मन में कहा, लेकिन वो ये बात धृति के सामने नहीं कह सकता था। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, बस काम का प्रेशर है। तुमको कुछ चाहिए था क्या? अक्षराज का जवाब सुन वो समझ सकती थी कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो उसके सामने जिद नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने आगे कहा, नहीं, वो हाँ, कल ना माँ ने कहा है कि मुझे ना पग फेरे के लिए मेरे घर जाना है, तो क्या आप मुझे अभी वो अपनी बात पूरी कर पाती। उससे पहले ही अक्षराज ने कहा, तुमको पहले बताना चाहिए था ना। अगर तुम तैयार हो तो चलते हैं, अभी अभी कोई ज़्यादा देर नहीं हुई। कृति ने अपना सर हाँ में हिलाया और साइड में रखे अपने बैग को उठाते हुए अक्षराज के साथ कमरे से बाहर निकल गई। नीचे हॉल में सीमा जी की नज़र जैसे ही अक्ष और कृति पर पड़ी तो उनके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उन्होंने कृति के पास जाते हुए कहा, जल्दी से आना कृति। कृति ने भी अपना सर हिलाया और उनका आशीर्वाद लेकर वहाँ से निकल गई। उनकी नज़र अक्ष पर गई, जो बिना सीमा जी की तरफ देखे बाहर चला गया। ये कृति ने अक्षराज की तरफ देखते हुए कहा। तभी सीमा जी एक छोटी सी स्माइल करते हुए बोली, अच्छे से जाना बेटा। कृति ने भी अपना सर हिलाया और बाहर चली गई। उसने ये नोटिस किया था कि अक्षराज ठाकुर हवेली में ज़्यादा मालती जी से बातें करता था और बलराज ठाकुर से उनकी बात तो कभी सीमा जी से होती ही नहीं थी। वो बस काम की बात लेकर ही मालती जी और बलराज ठाकुर से बात करता था। जैसे ही वो बाहर आई, उसकी नज़र सामने खड़ी ब्लैक थार पर गई, जिसके दरवाजे पर अक्ष टिक कर खड़ा सामने उसका इंतज़ार कर रहा था। कृति जैसे ही उसके पास आई, अक्ष ने सामने वाली सीट का गेट खोला, कृति को अंदर बैठने का इशारा किया। उसका ये गेस्चर देख कृति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके बैठने के बाद अक्ष भी दूसरी तरफ से आते हुए ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने एक नज़र कृति
को देखा जो अपनी सीट बेल्ट लगाने की कोशिश कर रही थी। अक्षराज ने धीमे से कहा, क्या हम? उसकी ये बात सुन कृति ने अपना हाथ अपना हवा में रुक गए। उसने अपना सर बस हाँ में हिलाया और चुपचाप बैठ गई। ये देख अक्षराज आगे बढ़ते हुए सीट बेल्ट को लगाया। अपने बीच इतनी करीबी महसूस कर एक पल के लिए दोनों ही फ्रीज हो गए, लेकिन अगले ही पल अक्षराज ने कृति से दूर होते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, और गाड़ी स्टार्ट कर वो ठाकुर हवेली से निकल गया। कृति ने भी आगे कुछ नहीं कहा। वो अब खिड़की से बाहर देखने लगी। करीब 1 घंटे ड्राइव करने के बाद उनकी गाड़ी अग्रवाल हाउस के सामने आकर रुकी। भले ही कृति को गए 2 दिन ठीक से नहीं हुए थे, लेकिन इस घर से उसकी काफ़ी यादें जुड़ी हुई थी। वो एक पल में इसे पराया नहीं कर सकती थी। उसने एक गहरी सांस ली और घर का डोरबेल बजाई। कुछ ही पलों में गेट खुल चुका था। पूजा जी कृति और अक्षराज को देख खुश हो गई। उसने जल्दी से कहा, आप लोग आ गए, आइए ना बड़े ठाकुर। ये कहते हुए वो अक्ष को अपने साथ अंदर ले गए। इस बीच उन्होंने एक बार भी कृति के ऊपर अपनी नज़र तक नहीं डाली थी। ये देख कृति की आंखें अपने आप ही भर गई। सच है, इन लोगों को उसके जीने मरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वहीं पूजा जी की ये हरकत अक्षराज के आंखों से छुपी नहीं रही। उसने एक नज़र पूजा जी को देखा और अगले ही पल उसकी नज़रें कृति के बुझे हुए चेहरे पर आकर रुक सी गई। उसके हाथों की मुट्ठी अपने आप ही कस चुकी थी। उसने अपनी कोड वॉइस में कृति से कहा, हमारे साथ अंदर आओ कृति। उसकी कड़क आवाज़ सुन कृति और पूजा जी दोनों सहम सी गई। उनको डरता हुआ देख अक्षराज ने इस बार पूजा जी की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ हम बड़े ठाकुर नहीं बल्कि कृति के पति के तौर पर आए हैं, समझ गई आप? जी 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 बड़े ठाकुर, पूजा जी ने थोड़ा हकलाते हुए कहा। मेरा मतलब है कि दामाजी, पूजा जी ने डरते हुए जल्दी से कहा। उन्होंने जल्दी से कृति का हाथ पकड़ते हुए कहा, कृति बेटा, हमको तुम्हारी बहुत याद आई। क्या तुमने हमको याद किया? अपनी मम्मी की इस बात को सुन उसका चेहरा ही बदल गया। क्या कहा आपने माँ? अरे याद आया आपको? अरे याद आता तो वो एक बार कॉल करती, लेकिन ये बात तो हर बार की तरह झूठी थी। कृति ने अपनी आंखें रोल की और कहा, मम्मी हम अंदर चलकर बात करते हैं। हाँ हाँ बेटा आओ ना, पूजा जी ने जल्दी से रास्ते से हटते हुए कहा। कुछ देर बाद पग फेरे की रस्म करने के बाद दोनों ने अरेंज किया। सुरेश जी अक्षराज के साथ कुछ काम की बातें करने लगे। वो अभी कृति अपने कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। उसका कमरा थोड़ा भी नहीं बदला था। ये देख उसे खुशी हुई। उसने अपने बुक शेल्फ से एक किताब निकाली और उसे पढ़ने लगी। पता नहीं कब उसकी आंखें बंद हो गई। अगली बार जब उसकी नींद खुली तो उसकी नज़र सबसे पहले अपने कमरे की सीलिंग पर गई, जिसे देख उसके चेहरे की मुस्कुराहट एकदम से बड़ी हो गई। नींद लेने के बाद उसे फ्रेश फील हो रहा था, लेकिन उसने एक गहरी सांस बीच में ही अटक गई। जैसे ही उसने अक्षराज की शांत सी आवाज़ सुनी, क्या तुम उठ गई कृति? कृति ने जल्दी से अपना चेहरा घुमाया और उसकी आंखें अक्षराज की आंखों से जाकर मिल गई। एक वुडन चेयर पर अक्षराज चुपचाप बैठा था। कृति ने जल्दी से अपनी साड़ी को ठीक की और बिस्तर से उठते हुए कहा, वो सॉरी, मेरी आँख लग गई थी थोड़ी। पता नहीं कैसे हमको नींद आ गई। कोई बात नहीं, बाहर तेज बारिश हो रही है, इसलिए हम लोग आज ठाकुर हवेली वापस नहीं जा सकते। अक्षराज ने आके कहा। दीप्ति ने अपना सर हाँ में हिलाया कि तभी उसकी नज़र वॉल क्लॉक पर गई, जिस पर अभी शाम के 8:30 बज रहे थे। ये देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। क्या सच में वो इतनी देर तक सोती रही और अक्षराज ने उसे जगाया क्यों नहीं? ये सारे सवाल कृति के मन में घूम रहे थे। तभी उसे अक्षराज की आवाज़ से आई, तो फ्रेश हो जा, फिर हम लोग डिनर के लिए चलते हैं। कृति ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और वॉशरूम के अंदर चली गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अक्षराज का हर एक गेस्चर कृति की धड़कनों को बढ़ा रहा था। वहीं कृति के जाने के बाद अक्षराज ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों के सामने कृति का मासूम सा चेहरा आ गया, जो कि उसने पूरे 4 घंटों से उसे ही देख रहा था।
हाँ, वो पिछले 4 घंटों से सोई हुई कृति को ही देख रहा था। उसने न जाने कितनी बार खुद को रोका, लेकिन उसकी आंखें हर बार उसे धोखा ही दे गई। डिनर के बाद कृति ने सीमा जी को कॉल करके बता दिया कि आज वो दोनों नहीं आएंगे बारिश की वजह से। लेकिन उसे अब डर भी लग रहा था, क्योंकि उसकी वजह से अक्षरा यहाँ रुका है और उसके सारे काम रह गए। अब तो वो उसके ऊपर गुस्सा न करने लग जाए। बस ये सोचते हुए वो अपने कमरे को ही देख रही थी, जिसके अंदर अभी अक्षराज गया हुआ था। अभी वो कमरे का गेट खोल अंदर जा ही पाती कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। आप पूजा जी कृति को अपने साथ एक कोने में उसके हाथ को पकड़कर खींचकर ले गई और फिर कहना शुरू किया, हाँ हम कृति, क्या तुमने बड़े ठाकुर से हम लोगों के बारे में कुछ कहा है, जो वो हम लोगों से ऐसी बातें कर रहे हैं। अपनी मम्मी की ऐसी बातें सुन कृति ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, हमने कुछ नहीं कहा मम्मी, हम क्या कहेंगे उनसे, हम आप दोनों की तरह बिल्कुल नहीं हैं। चुप कृति, हमारे प्यार का गलत फ़ायदा मत उठाओ। अगर कुछ बोला है तो साफ साफ बता दो। तुम्हारे कारण से तुम्हारे पापा कितने परेशान हैं, पता भी है तुमको। पूजा जी ने गुस्से से कहा। अपने पापा के बारे में सुनते ही कृति की आंखें नॉर्मल हो गई। भले ही सुरेश जी से उसे उतना प्यार नहीं मिला था, लेकिन वो उसके पापा थे। वो ये बात कैसे भूल सकती थी। उसने घबराते हुए पूजा जी से कहा, क्या पापा? पापा को क्या हुआ है मम्मी? तुम्हारे पापा ने बड़े ठाकुर से हाईवे वाली ज़मीन की बात की है, जो कि सरकार की है, लेकिन बड़े ठाकुर ने साफ मना कर दिया और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अब तुम ही संभालो इसको। ये कहते हुए पूजा जी कृति के हाथों को झटकते हुए वहाँ से चली गई। जैसे ही कृति ने पूजा जी की बात सुनी, उसकी आंखों से आंसू आ गए। क्या सच में उसके अपने मम्मी पापा उसके बारे में ये सोचते हैं? हाँ, वो ये जानती थी कि उसके पापा उस ज़मीन के लिए कितने पागल थे। क्या उस ज़मीन के ना मिलने की वजह से अब वो उसे उसका बनाएंगे? हाईवे ज़मीन सरकार के अंदर आती है और सुरेश जी कब से उस ज़मीन के पीछे लगे थे, क्योंकि उन्हें वहाँ के जंगल को हटाकर 5 स्टार होटल जो खोलना था, जो कि आगे जाकर उन्हें प्रॉफिट ही देगा। लेकिन जंगल कटने से सरकार ने साफ मना किया था। और अब जब ठाकुर खानदान बेगूसराय की कुर्सी पर है, तो सुरेश जी ने सोचा कि वो पहले कृति की शादी छोटे ठाकुर यानी कि चिराग ठाकुर से करवा देंगे और उसके बदले में 1 साल के अंदर कैसे न कैसे करके हाईवे वाली ज़मीन अपना नाम करवा लेंगे। लेकिन शादी के दिन सब बदल गया। उसकी शादी ठाकुर खानदान के बड़े बेटे अक्षराज ठाकुर से हो गई और ये था कि सुरेश जी की किस्मत का टर्निंग पॉइंट वहीं पर रुक गया। उन्हें पता था कि चिराग ठाकुर बेगूसराय में रहना नहीं चाहता है और न ही ठाकुर खानदान के बिजनेस और पॉलिटिक्स में उसका कोई इंटरेस्ट है, इसलिए उन्हें दिक्कत हो नहीं सकती ज़मीन लेने में। फिर भी उन्होंने कृति के साथ एक दाव ही खेला था। उन्होंने अक्षराज के शादी के बारे में भी पता लगाया था, क्योंकि बेगूसराय का इक्का उसके हाथ में ही था, लेकिन उसे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने चिराग ठाकुर को चुना। लेकिन उनको कहाँ पता था कि भगवान भी उनकी तरफ था। अब उनकी धृति की शादी अक्षरा ठाकुर से हो चुकी थी। ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, जो कि वो वेस्ट नहीं जाने देना चाहते थे। इसलिए आज उन्होंने लंच के बाद अक्षराज को देखते ही ज़मीन की बात की, और जिसका जवाब उन्हें उनके मुंह पर डायरेक्ट ही मिल गया, और वो था अक्षराज ने डायरेक्ट ही कह दिया कि वो ज़मीन नहीं बिकेगी, और इसके बाद बिना कोई कारण बताए वो वहाँ से उठकर कमरे में चला गया। उसके बाद पूजा जी और सुरेश जी परेशान थे। पहले वो कृति को इस बीच में नहीं इन्वॉल्व करना चाहते थे, लेकिन अब शायद वक्त आ गया था उसे इन्वॉल्व करने का, और इसलिए अभी वक्त देखते ही पूजा जी कृति के सामने ये सारी बातें रख दी, सिवाय शादी के राज की। लगभग 15 मिनट रोने के बाद कृति ने खुद को नॉर्मल किया और कमरे की तरफ बढ़ गई। वो उस ज़मीन के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन वो उसके बारे में अक्षरा से बिल्कुल बात भी नहीं करना चाहती थी। शादी के दिन उसने खुद को एक वादा किया था कि इस शादी के बाद उसे अग्रवाल खानदान से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस लेगी। वो अब थक चुकी थी। हर बार ये सब सहन कर कर के उसने धीरे से अब कमरे का गेट खोला और अंदर आ गई।
वो जैसे ही अंदर आए उसकी नज़र अपने कमरे में लगी बड़ी सी खिड़की पर गई, जहाँ पर अक्षराज एक बुक को पढ़ रहा था। ये तो वही बुक थी जो आज दिन में कृति पढ़ रही थी। कृति को जैसे ही ये समझ आया उसका पूरा चेहरा लाल हो गया, क्योंकि ये बुक एक रोमांटिक नॉवेल थी। उसने कृति को ऐसे जाकर अक्षराज के हाथों से वो बुक छीन भी नहीं सकती थी। उसने खुद को कंट्रोल किया और धीरे से अक्षराज को आवाज़ लगाई, अक्षराज जो किताबों में खो चुका था, उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कृति कब कमरे में आई और कब उसे आवाज़ लगाने लगी। जैसे ही कृति की आवाज़ उसके कानों में गई, उसने अपनी नज़रें उठाकर कृति की तरफ देखा और अगले ही पल उसने अपने हाथ में रखी हुई बुक को देखा। उसने जल्दी से वो बुक बंद की और साइड टेबल पर रखते हुए कहा, तुम आ गई कृति। दोनों के लिए ये सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो गई। कृति ने धीरे से जवाब देते हुए कहा, हाँ हम आ गए। वो हम कह रहे थे कि आप बिस्तर पर सो जाएं। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। कृति के कमरे में कोई सोफ़ा या काउच नहीं था, वहाँ बस एक बेड था। इसलिए कृति अपने कमरे में आने से डर रही थी। उसे पता नहीं था कि सिचुएशन ऐसी बन जाएगी और अक्षराज भी यहीं रुक जाएगा, वरना वो कोई पक्का इंतज़ाम कर ही लेती। लेकिन अब रात को वो क्या ही करे, और अगर उसके कमरे में किसी को पता चला तो बस आगे बात बढ़ेगी, जो वो बिल्कुल कहना ही नहीं चाहती थी। वहीं अक्षराज ने भी ये नोटिस कर लिया, इसलिए तो वो अब तक उसका इंतज़ार कर रहा था और वक्त बीतने के लिए उसने उस किताब का सहारा ले लिया। जैसे ही अक्षराज ने कृति की बात सुनी, उसने एक नज़र बिस्तर को देखा और कहा, और तुम? हाँ हम नीचे। अभी कृति ये कह ही रही थी। अक्षराज ने उसकी बात कट करते हुए कहा, हम सो जाते हैं नीचे, तुम बिस्तर पर सो जा। उसने जैसे ही अक्षराज की ये बात सुनी, उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो अक्षराज को एकटक देखने लगी, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने जल्दी से कहा, आप कैसे ठाकुर अहमद में, हमारा मतलब है अक्ष, हमको आदत है कृति। अक्षराज ने अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा। धृति उसे अजीब नज़रों से देखने लगी, लेकिन वो अक्षराज को ऐसे ज़मीन पर नहीं सोने दे सकती थी। वो इतनी भी जालिम बीवी नहीं थी। कृति ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमारा बेड बहुत बड़ा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम एक बेड शेयर कर सकते हैं। ये कहते हुए लगभग उसने अपनी आंखें बंद कर ली, और इस डर से कि कहीं अक्ष उसके ऊपर गुस्सा न हो जाए। वहीं अक्ष ने जैसे ही कृति की बात सुनी, उसकी नज़र कृति के ऊपर जम सी गई। वो एक पल के लिए बिल्कुल फ्रीज हो चुका था। उसने अपनी नज़र दूसरी तरफ की और कहा, अगर तुम्हें ठीक लगे तो हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहते हुए उसके कान लाल हो चुके थे। कृति ने जैसे ही उसकी बात सुनी, उसने अपनी आंखें धीमे से खोली और सिर को हाँ में हिलाते हुए कहा, हम चेंज करके आते हैं। और वो इतना कहकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद कृति वॉशरूम से बाहर आई। उसकी नज़र अक्षराज पर गई, जो बिस्तर की एक तरफ मुड़कर चुपचाप सोया हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वो बता सकता था कि वो सोया नहीं था। कृति ने कुछ भी नहीं कहा और अपनी तरफ आते हुए वो भी आराम से बिस्तर पर लेट गई। दोनों ही चुपचाप सो गए, लेकिन दोनों की ही इमोशन उनकी पूरी बॉडी के अंदर भर गए थे। एक अजीब सा एहसास जो दोनों ही महसूस कर पा रहे थे। पता नहीं कब ये सोचते सोचते कृति की आंख लग गई। उसने गहरी सांसों की आवाज़ जैसे ही अक्षराज के कानों में गई, उसने अपनी आंखें खोली और कृति की तरफ देखा, जो कि सो चुकी थी। 2 पल आराम से उसके चेहरे को इतने पास से देखने के बाद अक्षराज ने अपनी आंखें वापस से बंद कर दी और वो भी सो गया। इस बार उसके हसीन चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी। सी इज़ लाइक अ ड्रग टू विच ही इज़ गेटिंग एडिक्टेड डे बाय डे। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।